अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, बात करेंगे डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और दीगर पेयर्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजू पे बहस बनाएंगे। हमें क्या लग रहा है, टेक्निकल चार्ट के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या हैं और क्या क्या हो सकता है। सारी चीजों के ऊपर इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल हम तजिया रखेंगे। मार्केट अभी वाज़ा उस तरह सूरत हाल में नहीं है। लास्ट एनालिसिस के अंदर कहा था कि हम नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर बाइंग ही करेंगे। नेक्स्ट क्वार्टर से मुराद मेरा मार्च अप्रैल मई तक था, और डेफिनेटली जून का महीना भी, लेकिन जून के महीने में पॉसिबिलिटी मुझे ये थी कि बढ़ेगा जून जुलाई में। मैं लास्ट वीडियो में बोल चुका हूँ इस चीज को। इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, एफओएमसी की इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं हम लोग। कम होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपको पता है कि मार्केट के ऊपर उसका डॉलर के रेट के अंदर फर्क पड़ता है। डॉलर के रेट के अंदर अभी भी फर्क फर्क पड़ सकता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखें, अगर आप गोल्ड के चार्ट को और डॉलर के चार्ट को देखें तो डॉलर भी तकरीबन बहुत ज्यादा सेल नहीं गया और गोल्ड भी बाय जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि रशिया, मैं आपको रीजन दिखा देता हूँ जो हाल ही में गोल्ड का मूव हुआ उसके ऊपर। यहाँ पे कुछ बयान आए जिसका लग रहा है कि अब जो जंग का जो मूव है वो थम जाएगा, क्योंकि अब एक एक पुल बैक नजर आना चाहिए था पिछले वीक ना। थोड़ा मार्केट को गिरना चाहिए था ऊपर जाने के बजाय, बट सडनली अटैक हुआ और उसके बाद आपको पता बयानबाजी होती है। बयानबाजी के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट होती है, फिर फंडामेंटल कैलेंडर न्यूज़ भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वो कर देती हैं, और जंग के हालात में इनका भी इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा होता है। यहाँ पे ये है कि he said war was no longer a concept from the past, adding it's a real and started over 2 years ago। यहाँ पे काफी ज्यादा बयानबाजी है, लेकिन पुतिन ने यहाँ कहा है, जो रशियन प्रेसिडेंट है, कि मॉस्को हैड नो अग्रेसिव इंटेंशंस टुवर्ड्स द नेटो कंट्री। वो कह रहा है भाई नेटो से हम नहीं लड़ना चाहते। और उधर से अमेरिका भी यूक्रेन को हला, मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ हथियार शार। तो ये मामला ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनली थोड़ा सेटल हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि खत्म भी हो सकता है। यानी इंटरनेशनल जो है वो मामला जो थे वो कम हो जाएंगे। अब अब नेक्स्ट ये है कि मूव हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक अपने जो बुलिश मोमेंटम है उसको तोड़े और एक पुल बैक दे। उस पुल बैक के ऊपर बायर्स जो है वो बाय करें। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको शायद इजी समझ लगे। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना, करेंसी होती है वीक, और उसके मुकाबले में जितनी करेंसी होती है एक्सयू यूएसडी जीबीपी यूएसडी जो वो स्ट्रांग होगी। सो अगर डॉलर का इंटरेस्ट रेट कट होता है, कम होता है, तो ये करेंसीज क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। सारी मेटल ये वाले स्ट्रांग होंगे और डॉलर वीक होगा। तो इंटरेस्ट रेट की पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, प्रिडिक्शंस क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। 31 दिन के बाद तकरीबन 5वें महीने की पहली तारीख को एफओएमसी की अगली मीटिंग है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट शट का डिसाइड होता है। उसमें 4% आपको यहाँ पे लग रहा होगा चांसेस हैं, और 95% कह रहे हैं कि नो चांसेस हैं। फिर अगली मीटिंग है 6वें महीने में 12 तारीख को, यानी 73 डेज के बाद। टोटल अगर हम दिन कैलकुलेट करें तो 2 2.5 महीने, यानी क्वार्टर, जो मैं पिछले हफ्ते बात की थी, तो क्वार्टर तकरीबन मान जाता है कि क्वार्टर तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना चाहिए। और इस क्वार्टर में पुल बैक आएगा, लेकिन उसमें एक बड़ी वजह वार भी बनी। बट वार के हालात ठीक होंगे तो वो मार्केट ने जो मूव वार की वजह से दिया होगा ना, वो वापस हो जाएगा। अब भी मैं यही कहूंगा कि पुल बैक के ऊपर बाइंग करेंगे। हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर रहे। एक तगड़े पुल बैक मिलेगा तो हम उधर उस जगह से बाइंग करने की कोई सेटअप देख के, अच्छा कोई रिवर्सल, कोई कंटिन्यूशन, कोई सप्लाई, कोई डिमांड, कोई फाइबो, कुछ भी अच्छा देख के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एंटर होंगे। नेक्स्ट जो एफओएमसी है, मीटिंग है, और जो 6वें महीने है उसमें 60% से ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट कर दिया जाए, जैसे मैंने जून जुलाई की प्रोडिक्शन दी थी। और जुलाई में 77%। तो अब जून है या जुलाई है, तो अब आपके पास टाइम है 73 डेज का। इस 73 डेज में पुल बैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 2 महीनों के अंदर। तो मैं इन 2 महीनों के अंदर मैं एक जुमला बोलूंगा, और ये जुमला मेरा अपना नहीं है, आप खुद रिसर्च करके किसका है और उस जिसका ये जुमला है वो पढ़िएगा, उस बंदे को पढ़िएगा। बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल, ठीक है, व्हेन एवरीवन इज इन फेयर, एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। ठीक है, ये जुमला है। अपने पैसे बचा के रखें, जब लोगों को लॉस होता है ना, सेल होते हैं, तब आपने, मुझे सुनने वाला ने, मार्केट में इंटर होना है। ऐसे लोग जो जॉब वाले हैं, स्टूडेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं,
आए फॉरेक्स करें लेकिन तरीके के साथ करें। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, क्योंकि एनालिसिस काफी लोग देखते हैं। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखो अभी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान दे रहा है, रेट शरह सूद जो दे रहा है। हलाल वे में भी जो शरिया कंप्लाइंट हैं वो भी काफी ज्यादा समझ लें कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट 15%, 14%, 16%। तो इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि 22%, 21%, 20% चल रहा है। और कट कटौती कटा के 15% होगा। इससे पहले 2021-20 में मुझे याद है 7-8%, 9% चल रहा था इंटरेस्ट रेट। यानी अगर आप साल में आप 10 लाख रुपए रखते हो तो उसके ऊपर आपको 9% या अभी फिलहाल 20%, 21% प्रॉफिट होगा, और उसमें से 7 से 8% टैक्स कटौती होगी। यानी 15% आपको बचेगा। अब बैंक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके 1,000 डॉलर के ऊपर, आपके 10,000 डॉलर के ऊपर इतने दे रहा है। बिजनेस करेंगे तो जाहिर है फर्स्ट ईयर 2 इयर्स वो लॉस में और इतना रिटर्न नहीं देगा। ट्रेडिंग में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैंने एक महीने में इस 10,000 डॉलर को या इस 5,000 डॉलर को डबल करना है? क्यों सोच रहे हैं? आपकी सोच क्यों, आपकी साइकोलॉजी देखिए। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इंसान मुश्किल खुद बना देता है काफी सारी आसान चीजों के ऊपर, ये इंसानी साइकोलॉजी है। तो आप लोग अपने पैसे सेव करके रखेंगे तो ही, बच्चों होगा ना। आप लोग अपने पैसे सेव करके रखेंगे तो ही मेरे प्यारे भाइयों आपको मार्केट में इंटर होने का मौका मिलेगा। मार्जिन ट्रेडिंग में मार्जिन बचा के रखोगे तो छक्का लगेगा। आप लोग लालच के अंदर आ जाते हो कि यार मार्केट, यार देखो ये क्वार्टर भी गुजर जाएगा ना, फर्ज करें ये पूरा क्वार्टर आपने मिस कर दिया, आपने किसी में कोई बाय ट्रेड ली नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया, अगला क्वार्टर भी आपको कुछ ना कुछ देगा। तो मार्केट देगी, लालच नहीं करना। जब लोगों को एसएल हो जाए तब आपने मार्केट में इंटर होना है, घुसना है तब, उससे पहले नहीं घुसना है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक रख लिया करें। जब लोगों को एसएल होना शुरू हो जाए ना, अब मार्केट में शोर मच रहा हो, नहीं लोगों के, आपने उस वक्त घुसना है कि हाँ अब टाइम है। इन्वेस्टर जो है ना चीज महंगी खरीदता है, महंगी बेचता है, सस्ती खरीदता है। तो लो पे, नेक्स्ट लो पे गोल्ड को बाइंग की जा सकती है। और नेक्स्ट हाई आफ्टर ये इंटरेस्ट रेट कटिंग शेटिंग, हम नेक्स्ट जो हाई होगा उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उस नेक्स्ट हाई के ऊपर हम लोग सेल कर लेंगे आफ्टर, यानी इस क्वार्टर पूरे के बाद 2025 के अंदर। सो 7वें महीने में 70% चांसेस है और 9वें महीने में 100% चांसेस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 9वें महीने तक गेम जाएगी। लेकिन आखिरी क्वार्टर की बात हो रही थी, तो आखिरी क्वार्टर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भी बनता है, और 6वां, 7वां भी तकरीबन सेकंड लास्ट क्वार्टर बनता है। तो मुझे लग रहा है कि 6वें या 7वें के अंदर पॉसिबिलिटीज है इंटरेस्ट रेट, यानी 2 महीने आप कह लें। और अगर 6वें 5वें में ना बढ़ा, 6वें में ना बढ़ा, तो फिर समझ लें कि आपके पास 4 महीने हो जाएंगे, मजीद 2 महीने बढ़ जाएंगे, तो इसमें पुल बैक आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप बना दूं जहाँ पे आपकी साइकोलॉजी, आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके का किस वक्त इंटर होता है, इसके ऊपर बात करूँ। स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, सारी चीजों के अंदर अगर आप कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज्यादातर वीडियोस देखी पूरी नहीं जाती, बस अपने मतलब का क्लिप निकालते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। पूरी वीडियो मजे की होती है, पता चलता है। अब अगर ये देखें तो इसके अंदर एक D1 के अंदर मैं अगर देखूं तो D1 के अंदर एक सप्लाई है विच इज नॉट अ गुड सप्लाई, क्योंकि इसके अंदर कोई खास ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, बट स्टिल गैप है। तो मुझे ऐसा लगा है कि मार्केट थोड़ा हायर लो बना के इसको ब्रेक भी कर सकती है, कोई ऐसे चांसेस नहीं है। बट क्योंकि डाइवर्जेंस भी है नीचे RSI की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ चांसेस बन रही हैं कि मजीद गोल्ड बहाया जाएगा अभी। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि ये वार की वजह से सिचुएशन बनी थी, और ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से फॉलो ना करे। तो डाइवर्जेंस थी, बीरिश रेगुलर डाइवर्जेंस थी, गोल्ड में भी है, इसमें भी है। तो ये तजाद है ना, उधर भी बीरिश डाइवर्जेंस, इधर भी बीरिश डाइवर्जेंस, तो ये चीज हजम नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों में एक जगह पे होनी चाहिए थी ना। अगर इधर भी बीरिश रेगुलर है, ये भी सेल आता है, वो भी सेल आता है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है वार की वजह से, जंग हुई उस वजह से थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर डिफरेंट रहा, लिक्विडिटी भी नहीं थी इतनी खास। सो और ऊपर से ये जो लेवल है, ये भी लेवल है, इस लेवल तक जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, टूटता नहीं है, तो गोल्ड का जो रिवर्सल है, ये जो लेवल है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी मैं देख रहा हूँ जिस लेवल पे मार्केट खड़ी है, 105.16, अगर यहाँ ये ब्रेक होता है, ये वाला लेवल टूटता है, तो नेक्स्ट मार्केट के पास काफी ज्यादा मूव के चांसेस हैं। फिर मार्केट काफी तगड़ा बाय का मूव देगी,
और क्वार्टरली फिर ये है कि जो हम सोच रहे हैं वो, अगर ये टूटती है ना ये लेवल, क्योंकि ये इस लेवल के नीचे है, तो गोल्ड जब तक इस लेवल के नीचे है, तो गोल्ड मजीद बाय भी जा सकता है या साइड वे में भी घूम सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, एक मिनट इंडिकेटर रिमूव कर दो, ये वाला लेवल टूटता है, क्योंकि अब मोमेंटम को देखें, मैं आपको मोमेंटम भी समझाता हूँ, टूट सकता भी है, उसके रीजंस भी हैं। मार्केट ने बाय का मोमेंटम पकड़ा, गैप दिया, बाय बाय। अब मार्केट ये सेल नहीं आई, बल्कि मार्केट ने इस डिमांड को हिट करना था। हाँ, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर भी था, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते तो उनकी फिर भी टीपी हिट हो चुकी थी। हर मेथड काम करता है, ठीक है। अब ये एक रिवर्सल नहीं था, और प्राइस एक्शन के अंदर भी ये रिवर्सल नहीं है, ठीक है। हम रिवर्सल इसको तो नहीं मानते हैं। तो प्राइस एक्शन के अंदर भी अगर किसी बंदे ने फर्ज करे, ये तो मैं इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ से इस ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे ट्रेड ली है, तो फार्मूला एक्स के अकॉर्डिंग ये हमारी टीपी तकरीबन बनती है। और अगर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये मार्केट डिमांड उठाने आई थी, और ये कोई रिवर्सल नहीं हुआ था। क्योंकि रिवर्सल के लिए हमें सबसे पहले तो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये चीजें सारी होनी चाहिए। तो ये जो गैप था, बेसिकली ये गैप अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमांड थी टेक्निकली। ये इतनी तगड़ी डिमांड है कि मार्केट मजीद भी इस डिमांड के ऊपर तगड़ा मजीद मूव दे सकती है इन लेवल्स तक, ठीक है। इन लेवल्स तक मार्केट मजीद तगड़ा मूव दे सकती है। अगर अब ये लेवल ब्रेक होता है, तो देन फिर गोल्ड का जो हम पुल बैक के ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब नहीं, मैं अब एग्जैक्ट तो जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि एग्जैक्ट सिचुएशन में ये बात करना ही बड़ी दिलेरी की बात है कि पुल बैक हो सकता है, हो बैक। पुल बैक कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, व्हाट एवर, इसके ऊपर गुफ्तगू करना फजूल होगा। एक्सयू यूएसडी की तरफ चलते हैं, उसके बाद बाकी पेयर्स में भी देखते हैं। गोल्ड में क्या है, गोल्ड में कुछ खास नहीं है, कोई खास सेटअप नहीं है, कोई चीज कोई नहीं है गोल्ड में। अगर आप देखें तो गोल्ड के पास ये वाली जो सपोर्ट थी, ये वाली जो सपोर्ट थी ना गोल्ड के पास, इस सपोर्ट से गोल्ड बाय किया है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि गोल्ड अपनी विक्स को बड़ी अहमियत देता है। ये जो शेडोज है ना गोल्ड के, जैसे अब ये है, इस शेडो को ब्रेक किया है, ठीक है, इसको, तो पॉसिबिलिटी है नीचे आके फिर ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो शेडो को जो गोल्ड जो है ना रिस्पेक्ट बड़ी देता है। लेकिन W1 के टाइम फ्रेम के ऊपर शुरू करते हैं, और W1 के ऊपर तो वही सारा सिस्टम नजर आ रहा है, कि मार्केट एक बाय ट्रेंड के अंदर थी, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है, हायर लो हायर हाई, और मार्केट ने फिर कंप्रेशन बनाया, प्राइस एक्शन वालों का फ्लैग बनाया, सप्लाई एंड डिमांड वालों को कंप्रेशन बनाया, यहाँ डिमांड से ऑर्डर उठाए, और अगेन एक तगड़ा मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लेंगे, आप ये ये और ये और ये, ठीक है। मैं तो खैर इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे। अब अगर हम इसके अंदर चैनल ड्रॉ करें, ठीक है, चैनल का आसान तरीका है, यहाँ पे पैरेलल चैनल मिलता है, हम इसको रखेंगे यहाँ तक, लंबा खींचेंगे, और इस तरीके से ऊपर वाले पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको भी देखें, तो ये भी कुछ हमें कहानी सुना जरूर रहा है, कुछ हमें ये भी बता जरूर रहा है, कुछ ना कुछ हमें ये भी अपनी एक स्टोरी सुना रहा है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा। ये कह रहा है कि भाई मैं मुझे मार्केट टच करने आएगी, और अगर इसको टच करने आती है तो मार्केट मजीद थोड़ा बाय जाके एविडेंस देके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इतने महीने इतना टाइम है, तो मार्केट मजीद थोड़ा बाय जाके एविडेंस बना के पुल बैक के लिए गिर सकती है। ये प्रिसिप्शन है, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इसके वाजिया फिलहाल एविडेंस नहीं है, ठीक है। फिलहाल वाजिया एविडेंस नहीं है इसके ऊपर गुफ्तगू करना। और ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है। ये जो एरिया है ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे भी काम करेगा। तो मार्केट पुल बैक कितना देती है,
50% भी पुल बैक दे, ठीक है, जितना बाय गई है उससे आधा भी गिरे, तो 2,2100, और ये जो एरिया है, इस एरिया तक आ सकती है। या बहुत, अगर मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि छोटे टाइम फ्रेम में किस एरिया में सपोर्ट अवेलेबल है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ये जो करंट सपोर्ट है इसको अगर छोड़ें, ये लास्ट एनालिसिस भी देखिएगा, मैं एनालिसिस लंबे नहीं करना चाहूंगा। ये जो एरिया है, ये मार्केट का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ तक भी मार्केट गिर सकती है, और यहाँ पे कोई एविडेंस देती है तो बाइंग है। हाँ, अगर देखें तो मार्केट गिरने में तो भाइयों यहाँ पे भी आ सकती है ये भी हो सकता है, पॉसिबल हो कि मार्केट नीचे आए आए और नेक्स्ट हाई यहाँ पे जाके बनाए, ज्यादा हाई ना बनाए, ठीक है। अब ये प्राइस जाके पता नहीं किधर बन रही है, समझ लें कि 23-24 पे जाके बन रही है, और जा सकता है ये गोल्ड बाय उधर तक भी। तो ये चैनल के अंदर मार्केट घूम सकती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पुल बैक हमें कम से कम तो यहाँ तक चाहिए, यानी जितना मार्केट बाय गई है इस स्विंग 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 का, जितना मार्केट इससे यहाँ तक बाय गई है, हमें कम से कम 50% का पुल बैक या 40% का पुल बैक चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम अगर सेलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ मार्केट को डिस्काउंट प्राइस के ऊपर खरीदेंगे, थोड़ा सस्ता खरीदेंगे, तो एक पुल बैक का वेट करेंगे। फिलहाल मैं आपको दूर रहने का मशवरा दूंगा। D1 के ऊपर ऐसा कोई उस तरह नहीं है, चैनल ही है। H4 के ऊपर वही पिछले महीने, पिछले दिनों वाला, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बाय का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नजर आ रहा है। और यहाँ पे बाइंग करने का मशवरा भी देना भी आपको पता है कि खतरनाक किस्म का मशवरा होगा कि यार यहाँ पे तुम चुप करके बाइंग कर लो। तो मेरे ख्याल में एक डाइवर्जेंस भी मौजूद है, और मार्केट एक रेंज के अंदर भी आ चुकी है। सो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे मूव दे के उसके बाद गिर सकती है। लेकिन अगर आप सेलिंग करना भी चाहते हो, फर्ज करो, तो H4 का ये जो सेटअप है, ये अगर वैलिड रहता है मूवमेंट के बाद, तो ये जो H4 का सेटअप है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के ऊपर ही आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज लेनी पड़ेगी, वट एवर जब होगा तो देखेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है गोल्ड की, कि वेट करो, सब्र करो, नेक्स्ट क्वार्टर में पैसा लगाना। मैं ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख कब होता है कि यार लोगों को नॉलेज भी लेना होता है। यकदम अपना इंटरेस्ट रेट, अपना इंटरेस्ट छोड़ देंगे, महीने के बाद मैसेज करेंगे सर वो तो मैं बिजी हो गया था, तो बराए मेहरबानी मुझे ना ये दोबारा सर्विस, तो दोबारा बंदे का दिल ही नहीं कर रहा होता कि उस बंदे को गाइड करने का। तो इसलिए मैं फिर इस तरह के ग्रुप्स नहीं बनाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो चीज़ है प्रॉफिट होने वाली। लॉन्ग टर्म वाली हो सकता है बैंक आपको 15% दे रहा, आपने 100% का सोचा हुआ, लॉन्ग टर्म आपको 200% दे दे, ये भी हो सकता है। लेकिन हम टारगेट रखेंगे यार, बैंक अगर हमें 15 दे रहा है तो हम सालाना 40 से 50% मुनाफा करें, ठीक है, 60% का। सो टारगेट हम थोड़ा रखेंगे, ज्यादा हो जाता तो वेल एंड गुड है। बट अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे, तो आप स्टार्ट में नहीं कमा सकते। ये फ्रॉड है, फजूल बात है कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब दीगर पेयर्स के ऊपर से एनालिसिस करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में पहले दिन छुट्टी है, और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की एक न्यूज है छोटी सी, और पॉजिटिव रिपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डॉलर के। उसके बाद जर्मन प्रीलाइम CPI है, जो कि एक न्यूट्रल रिपोर्ट है। अगेन एक खतरनाक खबर जॉल्स जॉब्स ओपनिंग की। जॉल्स जॉब ओपनिंग खबर दे रहा है कि 8.86 M से 8.79 के ऊपर जॉब्स जो हैं वो ये ड्रॉप होगा। तो ये ऐसा लग नहीं रहा कि ड्रॉप होगा। ओवरऑल उन्होंने जो अच्छा लास्ट टाइम भी जाहिर किया था, लास्ट टाइम मैंने एक और न्यूज के एनालिसिस किए थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, शायद वो भी मेरे ख्याल में मैंने जिस तरह एनालिसिस किए थे कि ये कम नहीं होना, ये इन्होंने फ्रॉड लगाया हुआ है, शायद उसी तरह ही आए हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये जो जॉब ओपनिंग है ये कम नहीं होगी, ये डाटा न्यूट्रल आ सकता है या थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है। बट वट एवर, फिलहाल अगर न्यूज का डाटा देखा जाए, कंडीशन देखी जाए, तो ये डाटा नेगेटिव डाटा है डॉलर के लिए, और तगड़ा नेगेटिव डाटा है ये, अच्छे पिप्स का नेगेटिव डाटा है। फिर है ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, वो है वेडनेसडे को, अगले दिन, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव डाटा। फिर जनाब ISM सर्विसेज PMI, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव है। फिर फेड चेयर पावेल स्पीक्स, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि इसमें वो कह सकते हैं कि हम अभी फिलहाल तो कट नहीं कर रहे, अगली बार अगले में वो हो सकता है कहें जी हम मई में नहीं कर रहे, जून में जुलाई में कर रहे हैं, तो उससे भी मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये स्पीच भी हमें सुननी पड़ेगी।
उसके बाद है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक के अंदर सीपीआई में कमी आ रही है, तो इससे ये होता है कि जब सीपीआई गिर रही होती है, जैसे अमेरिका की गिर रही है, तो इंटरेस्ट रेट बैंक कट करता है, जो कि करेंसी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। फिर है यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि जो पिछले महीने था, वो जो उन्होंने डाटा फॉरकास्ट किया था उससे माइनस के अंदर आया था। तो अब फिर वो फॉरकास्ट कर रहे हैं कि 210 के से 214 के हो जाएगा, तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये 210 से 214 की हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल ही रहेगा। तो मार्केट के अंदर वो, अगर ये मतलब फर्ज करें ये हाई आता है 214 के आता है, तो ये डॉलर को वीक कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं रहा, लग नहीं रहा, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। तो फील हो रहा है कि आप लोग इसको अभी ट्रेड ना करें इस वीक, लॉन्ग टर्म इंट्राडे में तो आप लगे रहें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा मुझे लग रहा है कि न्यूट्रल आएगा, बट डाटा के अकॉर्डिंग डॉलर वीक हो सकता है, हो भी सकता है। बैंक हॉलीडे, फिर एम्प्लॉयमेंट चेंज है जी, कैनेडियन डॉलर की नेगेटिव रिपोर्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नेगेटिव रिपोर्ट है, एनएफपी है जी। एनएफपी में वो कह रहे हैं जी एवरेज अर्ली अर्निंग्स में इंक्रीज है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद जी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के अंदर डिक्रीज है, और मेरे को नहीं लग रहा कि ये डिक्रीज आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि ये डिक्रीज आएगा। तो मैं एनएफपी को ओवरऑल, क्योंकि ये मिक्स खबर है, ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस के ऊपर जाऊँ ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार बोल क्या रहे हो। यानी जो डाटा है वो आपके सामने मैं बता भी रहा हूँ कि ये लग रहा है, ये हो रहा है, कंडीशंस ये बता रही है, डाटा ये है। लेकिन मैं जो आइडिया साथ दे रहा हूँ वो अपनी प्रिसिप्शन है मेरी, वो मार्केट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो मार्केट का कोई जुज नहीं। तो एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स जो है इसके अंदर इंक्रीज है, पॉजिटिव डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेगेटिव डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट न्यूट्रल डाटा है। तो ये 50-50 की गेम होगी। तो एनालिसिस तो ये कह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम चले चलते हैं जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई इन पेयर्स के ऊपर। जीबीपी यूएसडी को अगर देखा जाए, तो जीबीपी यूएसडी पहले साइडवे के अंदर बड़ा अरसा रहा, फिर साइडवे तोड़ा, बाय ट्रेंड के अंदर गया, सेल ट्रेंड के अंदर गया। तो जीबीपी जो यूएसडी है वो एक अगर आप देखें तो एक साइडवे ट्रेंड के अंदर घूम रहा है। और इस साइडवे ट्रेंड को अगर आप मार्क करेंगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बनेगी, और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए और स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि इस सेटअप को, इस एरिया के ब्रेकआउट्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, प्रॉपर ब्रेकआउट्स के ऊपर, डेट सेट इसके अलावा लंबा इसको नहीं लेके जाएंगे। और यूरो यूएसडी कोई इतना खास मेरे ख्याल में एंट्री नहीं देगा। बड़े टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी में देखें तो पहले एक स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड था, फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड हुआ, फिर बीरिश ट्रेंड है। और अगर आप H1 में देखें तो शायद कोई ना कोई आपको ये वेज टाइप या कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए, बट ऐसा उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। बट ऐस कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, इसको देखें, फॉलो अप स्ट्रक्चर बन सकता है, नेक्स्ट वीक में बन जाएगा। जीबीपी जेपीवाई की बात की जाए, तो जीबीपी जेपीवाई अब हुआ क्या, मैं आपको सारा सिनेरियो समझाता हूँ। मैं कह रहा था मैंने एक डॉक्यूमेंट भी नेगेटिव पढ़े कि भाई 13 साल से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, अब क्या बढ़ना है, आपको पता ही नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया ना मेरे भाई, 13 साल नहीं बढ़ा ना, बढ़ गया। दो दो ही मैंने वीडियोस डाली है ना जीबीपी जेपीवाई के ऊपर। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, 30 3 डाली होंगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जीबीपी जेपीवाई जाएगा। दो ही डाली है, बढ़ गया ना इंटरेस्ट रेट, 0 पॉइंट -10 से +10 में हो गया ना, .10 में। तो उधर से पाउंड जो है वो कह रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट मेंटेन करेंगे, वो कह रहे हैं हम कम नहीं कर रहे, हम जो हमारा 5.50 है आई थिंक वो हम मेंटेन करेंगे। 9 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करें, एक मेंबर ने कहा कि यार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा। तो अब ये है कि सिचुएशन मिली जुली है, पॉजिटिव है, उधर भी पॉजिटिव है, दोनों का इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, जिस जैसे जो मार्केट है वो साइडवेज के अंदर घूम रही है। ठीक है, बट मार्केट जो है वो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जो साइड वे है, इस साइड वे के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है H1 का और H4 का, और D1 के ऊपर ये एक चैनल बन रहा है। ठीक है, ये चैनल देख ले। और इस चैनल को हमने कोई मेहाल में महीने दो पहले ही ड्रॉ किया था, उसके बाद तो ड्रॉ नहीं किया। ये चैनल ब्रेक होता है तो मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो वेरी नेक्स्ट ये है, और उससे अगली सपोर्ट जो है वो ये वाला एरिया होगा मार्केट के सपोर्ट। ठीक है,
यानी ये इधर तक भी जाती है तो भाई ये एक 83 84 बनती है। लेकिन फिलहाल ये गेम बड़ी है, इस चैनल को मार्क करके रखिएगा, इसको भी अगर ब्रेक होने के करीब हुआ तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये सेटअप नजर आ रहा है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर, प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। मंडे वाले दिन तो ये ब्रेकआउट होता भी है तो ना करना, इसके अलावा किसी दिन ये ब्रेकआउट होता है तो इसको लाजमी ट्रेड करना, क्योंकि मंडे वाले दिन आपको पता है लिक्विडिटी नहीं है, मंडे वाले दिन लिक्विडिटी नहीं है। यूएसडी जेपीवाई के ऊपर गुफ्तगू करें तो यूएसडी जेपीवाई मार्केट जो है वो ओवरऑल W1 की रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, D1 की भी ये रेजिस्टेंस गालबन बन रही है, और मार्केट रिसेंटली एक अपने डिमांड एरिया से भी उठी है, डिमांड से भी उठी है, और डिमांड से उठी तो मार्केट ने एक तगड़ा मूव दे दिया। इस वक्त ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है और इसने भी साइडवे ट्रेंड बनाया हुआ है। तो जिधर ब्रेकआउट होता है इस एरिया का, सारे एरिया को मार्क कर लेना है रेक्टेंगल की मदद से, इस तरीके से, इस तरह। तो जिधर ब्रेकआउट होता है उस तरफ आपने इंट्राडे ट्रेड को निकालना है। ये पेयर आइडियल नहीं है ट्रेड करने के लिए, बाकी दो बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले एनालिसिस के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।